फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और इसके पहले पार्ट 3 भी डाला गया था एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उसी के आगे हम अब डिस्कस करेंगे कई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पार्ट 4 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। मतलब कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है प्रकाश का परिक्षेपण, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, जो आकाश का नीला रंग होता है, ये किस कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो चार ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। मतलब कि किस प्रकार जो रंग का कलर का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब कि तो इसमें चार ऑप्शन से, पहला है लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा बैगनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बैगनी रंग का जो कलर होता है ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस कलर की होती है? तो इसमें चार ऑप्शन है, हरा, पीला, नीला और लाल। तो इसका सही आंसर क्या है? तो डी, यानी कि लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, मतलब कोई भी तारा जैसे है उसका जो रंग होता है वो क्या चीज़ दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, या उसकी ज्योति, या उसकी सूर्य से दूरी। मतलब यदि कोई भी तारा है उसका रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो उस तारे का ताप दर्शाता है, यानी कि बी आंसर इसका सही है। ठीक है, तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। मतलब कि जो रमन प्रभाव है उसमें प्रकाश का संबंध किन किरणों से होता है जो कि जाती हैं कहाँ? केवल द्रवों के आर पार, या केवल प्रिज्मों के आर पार, केवल हीरो के आर पार, या सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाने वाली जो प्रकाश किरणों से किसका संबंध है? रमन प्रभाव का संबंध है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, मृग तृष्णा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकीर्णन का, या फिर विवर्तन का। तो इसका सही आंसर होगा मृग तृष्णा जो है, बी आंसर सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो चार ऑप्शंस में से सही क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, या 16 मिनट। तो सही आंसर क्या है? सी, यानी कि 8 मिनट समय लगता है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की गति किस से गुजरते हुए न्यूनतम होगी? तो चार ऑप्शंस हैं, कांच, निर्वात, जल, वायु। तो सही आंसर क्या है? तो कांच से, जो ए आंसर है इसका, कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसमें से जो चार ऑप्शन हैं, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग। तो इसमें से सबसे
जो वेग है सबसे अधिकतम किसका होता है, तो ये है बी ऑप्शन, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद देखते हैं प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। जो प्रकाश विकिरण होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान ही जो होता है प्रकाश के विकिरण की प्रकृति होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है, तो पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, मतलब कि यदि कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और उसमें यदि कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो यदि जब वो बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसमें पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा उस गिलास में। ठीक है, तो इसका जो चार ऑप्शन है, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो सही आंसर क्या है, सी, यानी कि उतना ही होगा, ना तो वो घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, स्थिर रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्री जल हल्का होता है, समुद्री जल गहरा होता है, या फिर समुद्री जल भारी होता है। तो सही आंसर क्या है, ए, समुद्री जल नमकीन होने के कारण जो होता है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना अधिक आसान होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि घनत्व, बादलों में जो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका घनत्व जो होता है बादलों का वो कम होता है, कि इस कारण से वो बादलों में तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कारण है। मतलब कि जब दूध में जो मथनी यूज करके जब हम मथते हैं उसे, तो उससे जो है क्रीम क्या होती है कि अलग हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अपकेंद्री बल के कारण जो है क्रीम जो है दूध से पृथक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वस्तु की गति बदलने पर अपरिवर्तित होगा। यदि वस्तु की गति बदल दी जाए तो उसमें क्या परिवर्तित रहेगा, तो आयतन उसका वस्तु का, या फिर भार, या फिर द्रव्यमान, या घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बर्फ, यहाँ पे आप जमी कर लीजिएगा, बर्फ जमी झील के अंदर, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि जैसा कि बर्फ़ में जब बर्फ़ जम जाता है, आपने देखा होगा कि कई नदियों वगैरह में जब ठंडी के समय में, ठीक है, तो वो उनका बर्फ़, ऊपरी बर्फ़ जो परत जम जाती है वहाँ पे, फिर भी उसमें आप जब नीचे देखेंगे बर्फ़ के थोड़े नीचाई पे जाएंगे तो वहाँ पर मछलियाँ फिर भी तैरती रहती हैं और जीवित रहती हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से संभव हो पाता है, तो मछलियाँ नियत तापी जीव हैं, मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय होती हैं, या झील की तली पर जल नहीं जम पाता, या फिर बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, मतलब ऊपरी हिस्से का जल तो जम जाता है लेकिन जो निचले तल का हिस्सा होता है तो झील में, तो वो जल नहीं जमा होता है, जिसके कारण मछलियाँ जो हैं जीवित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है, मतलब इसका आंसर क्या था, तो सी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। जो नैनो द्रव्य होते हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, तो बल, या फिर घर्षण, या दाब, या फिर तापमान। तो सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि घर्षण जो है उनका महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है, तो पानी की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोधक, या जल की श्यानता। तो इसमें चार ऑप्शन में से सही क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है ए ऑप्शन इसका सही है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपरे गिराई जाती है तो उसका भार होता है, मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, चार ऑप्शन है इसमें, शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, या सभी गलत है। मतलब कि इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, शून्य। शून्य ए जो है, जब किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उस वस्तु का जो भार होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो सही आंसर क्या होगा इसका,
तो चार ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या फिर जॉन एडम्स। तो सही आंसर क्या है? आइजैक न्यूटन के द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है, ये किस कारण से होता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो चारों ऑप्शन में से सही क्या है? डी। इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से बर्फ में चलना जो है कठिन होता है, किसकी अपेक्षा? सड़क में चलने की अपेक्षा। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है, चार ऑप्शन से ऊर्जा का सृजन एवं विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, यानी कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी होता है कि मतलब ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, न ही उसका सृजन किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फेदोमीटर का जो उपयोग है क्या नापने के लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि तीव्रता। तो इसमें सही आंसर होगा समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो जो सिस्मोग्राफ होता है ये क्या रिकॉर्ड करता है? चार ऑप्शन है हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा नापने का कार्य किया जाता है, भूकंप या भूचाल वगैरह। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। इसके बाद देखते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किस चीज़ से? तो चार ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ब्यूटीरोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो चार ऑप्शंस हैं मेंडल, डार्विन, डाल्टन, लेमार्क। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा डार्विन, बी आंसर जो है इसका सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, वह अंग जिनकी संरचना समान होती है तथा कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अंग जिनकी संरचना तो देखने में समान होगी लेकिन कार्य जो है वो अलग अलग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो चार ऑप्शन हैं समजात अंग, समवृत्ति अंग या दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि समजात अंग वो कहलाते हैं। ठीक है, जो कार्य भिन्न करते हैं लेकिन संरचना समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वह अंक जिनके कार्य तो समान होते हैं तथा संरचना भिन्न होती है कहलाते हैं। जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले क्वेश्चन की, जस्ट ये अपोजिट है। ठीक है, ऊपर वाले में कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, संरचना समान थी, लेकिन इसमें कार्य समान होते हैं, संरचना भिन्न है। वो अंग क्या कहलाते हैं? तो उनका जो सही आंसर होगा समवृत्ति अंग कहलाते हैं। ऊपर वाले समजात थे लेकिन यहाँ पे समवृत्ति अंग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसका जो नेक्स्ट है तो ये देखते हैं, वह उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो इसका जो ऊपर वाले का फ्रेंड्स क्या आंसर था? तो इसका सही आंसर था समवृत्ति अंग। ठीक है, तो अब समवृत्ति अंग यानी कि बी आंसर इसका सही था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है, चार ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, डाल्टन या फिर लेमार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, लेमार्क के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो चार ऑप्शन हैं वर्ग, जाति, जगत या फिर संघ। तो सही आंसर क्या है? जगत। जगत जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। तो अगला है नामकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, स्पीसीज, यानी कि जाति जो है स्पीसीज नामकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है, बी। जाति जो स्पीसीज है वो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जंतु विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान जो है जनक उनके कौन है, किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है। तो लेमार्क, थियोफ्रेस्टस, ल्यूवेनहॉक, अरस्तु। तो सही आंसर क्या था? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही था। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्गीकरण के पितामह किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, लीनियस, हचिंसन, विटेकर या फिर हुकर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ए, यानी कि लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जाति वृत्ति, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा कृत्रिम, चौथा नई जैव वर्गीकी। सही आंसर क्या है? तो बी, प्राकृतिक पद्धति से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लेडरबर्ग और टॉटम किसकी खोज के कारण प्रसिद्ध हैं? तो जीवाणु में संयुग्मन, जीवाणु में प्लाज्मिड, आर कारक या फिर सी कारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जीवाणु में संयुग्मन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है इसका? लुई पास्चर के द्वारा ये की गई थी, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। 40 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, और फर्स्ट वीडियो जो इसका जो थर्ड पार्ट था विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का, उसमें भी हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आगे आने वाले क्वेश्चन जो वीडियो होंगे हमारे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के पार्ट 5 के में, उसमें भी हम कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स से, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।